नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष ओझा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज ये बजट नहीं आसान। हमारे साथ आज जो मेहमान हैं, उन्हें आम निवेशक बहुत प्यार करता है। वजह यह है कि ये हमारे पैसे को डबल, ट्रिपल करने के तमाम टिप्स बताते हैं। निवेश के इतने सॉलिड उपाय बताते हैं कि अगर आप उनको फॉलो करेंगे, तो आपका आने वाला कल भी बेफिक्र बन जाएगा। पंकज मटवाल जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर, जैसा कि आपको पता है कि हम एक प्री बजट सीरीज कर रहे हैं और इसमें आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सामने चुनौतियां और बजट को लेकर क्या उसकी उम्मीदें हैं। हम इस बात पर अपनी आपसे सवाल करेंगे। उस सवाल से पहले हम थोड़ा-सा एक एक आज के समय में जो चर्चा है, उस पे हम थोड़ा-सा आपका एक बहुत ही संक्षिप्त टिप्पणी चाहेंगे। पिछले 2-3 दिनों से हम ये सुन रहे हैं कि एसआईपी करनी चाहिए या फिर लग्जरी कार की ईएमआई भरनी चाहिए। इस चर्चा को आप कैसे देख रहे हैं और इसका इस मौजूद समय में क्या मतलब इसके मायने हैं? जी, आशुतोष जी देखिए एक कहावत है कि अगर लोग आपके खिलाफ बोलने लगें तो समझिए कि आप तरक्की कर रहे हैं। तो यदि किसी ने ऐसा बिल्कुल कहा सही। है कि एसआईपी हमारा मेन कॉम्पिटिटर है, दूसरी गाड़ियां नहीं, तो समझ सकते हैं कि जी, एसआईपी कितना बड़ा हो गया है। तो डेफिनेटली कि आज की तारीख में एसआईपी बहुत पॉपुलर हो गई है, एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो गया है और नो डाउट, नो डाउट। आम निवेशक एसआईपी के जरिए पैसा बना रहा है। तो इसको देखते हुए हालांकि हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि आप एसआईपी कीजिए ताकि भविष्य में आपके पास लग्जरी गाड़ी खरीदने के पैसे हो जाएं। हम पहला सवाल इस बात को लेकर करते हैं अपनी इकोनॉमी को लेकर। जैसे कि बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इंडस्ट्री के अपने-अपने एक्सपेक्टेशंस हैं। इंडियन इकोनॉमी को लेकर अलग-अलग रेटिंग एजेंसियों के आकलन भी है। अभी जो दूसरी तिमाही का डेटा आया, उसमें हमारी जो रफ्तार है वो धीमी है, 6.3% पर है। तो आप ये भारत की ग्रोथ स्टोरी और भारतीय बाजारों पर इस पूरे परिदृश्य में आपकी क्या राय है? जी देखिए ग्लोबल अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ने के संकेत हैं कह सकते हैं। तो जी, ऐसे में डेफिनेटली हालांकि इंडिया का अपना एक अगर हम बात करें आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी काफी प्रगति कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जी। फर्क तो पड़ता ही है। अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल पर तो उसका फर्क इंडिया में दिखाई देता है। तो एक तो वो है, दूसरी बात यह है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से थोड़ा सा कंजम्पशन पर भी इसका असर दिखाई देता है, प्रेशर असर होता है। दिखा है निश्चित रूप से। तो वो एक कारण है जिसकी वजह से ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में स्पेशली यदि हम बात करें 23 की और 24 की भी, तो अगले 1-2 साल हुँ। में जो इकोनॉमी की रफ्तार है वो थोड़ी स्लो होती दिखाई दे रही है। यदि पिछले खासतौर से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को देखें, तो हम 18-20 महीने का जो चार्ट देखें, लगातार इन्फ्लो है। तो एसआईपी के अकाउंट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, इन्फ्लो भी रिकॉर्ड लेवल पर है और ये ऐसे समय में है जब दुनिया में तमाम उथल-पुथल मची हुई है और ये हम देख रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पर इतनी अनसर्टेनिटी है। घरेलू जो इंडस्ट्री देख रहे हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, उसमें काफ़ी तेज़ी है। रिटेल इन्वेस्टर जो हैं लगातार पैसा लगा रहे हैं। तो आप इस जो रिटेल इन्वेस्टरों के भरोसे को कैसे देख रहे हैं और ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये किस तरह की तेज़ी है? क्या ये सस्टेनेबल है? देखिए थोड़ी बहुत उतार-चढ़ाव की संभावना तो बनी रहती है हमेशा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपको अच्छी ग्रोथ की उम्मीद करनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ 2016-17 में जहाँ एसआईपी बुक करीब 3,500 करोड़ की थी, आज वो जी, अक्टूबर के अगर हम आंकड़े की बात करें तो 13,000 करोड़ की रिकॉर्ड लेवल है। एसआईपी बुक बन गई। तो आप हुँ, देखिए कितनी प्रोग्रेस हुई है। तो आज की तारीख में देखिए एसआईपी इतनी जल्दी रुकती नहीं है। हम नए इन्वेस्टमेंट की बात हुँ, हुँ। करें अलग बात है, लेकिन अगर एसआईपी चल रही है थोड़ी बहुत कम ज्यादा होती रहेंगी, लेकिन यदि आंकड़ा इतना बड़ा हो गया है तो अब आप देखिए कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पैसा आता रहेगा। तो इसके लिए यहां पर ग्रोथ की संभावना बहुत ही ज्यादा है। हाँ, अगर आप रिटर्न्स की बात करेंगे तो हम वहां पर देखते हैं कि डिफरेंट एसेट क्लासेस में या डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स में जी, अलग जी। अलग तरह के रिटर्न्स दिखाई देते हैं, कम ज्यादा होते हैं। लेकिन यदि हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कितना ग्रो करेगी, तो यहां पर अब इसमें कोई शक नहीं है कि ये आगे बढ़ता ही रहेगा। अच्छा, जहां तक कारण की बात है, आपने बोला कि क्यों ऐसा हो रहा है, निवेशकों को भरोसा क्यों है, हुँ, उसके बहुत सारे कारण हैं। हुँ, पहली बात है जरूरत, क्योंकि हमने देखा एक जमाना था जब पीपीएफ पर भी 14% का भी इंटरेस्ट मिलता था, बहुत ब्याज पहले की मिलता बात था। है, लेकिन जी, बिल्कुल। उसके बाद हुँ, में हुँ। 9%, 8% ये तो काफी समय रहा
और आज की डेट में पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है 7.10% हो गया। वही बात हम चाहे आरबीआई बॉन्ड्स की बात करें, चाहे हम एनएससी की बात करें, तो जो ट्रेडिशनल पॉपुलर स्कीम्स थी उनके इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गए और आज की तारीख में इन्फ्लेशन को बीट करना भी मुश्किल है। तो अब एक तो जरूरत, क्योंकि अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करते हुए पोस्ट टैक्स रिटर्न्स कुछ चाहिए तो उसके लिए विकल्प तलाशने होंगे। दूसरी बात, जागरूकता। म्यूचुअल फंड पहले भी था लेकिन इतनी जागरूकता थी नहीं, तो लोगों को डर लगता था, सबको यही लगता था कि म्यूचुअल फंड मतलब सिर्फ शेयर मार्केट। लेकिन अब शेयर मार्केट पे भरोसा बढ़ा है। साथ ही ये भी समझ में आया है कि म्यूचुअल फंड में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, जहां पर आपका पूरा पैसा शेयर मार्केट में ना जाते हुए अलग अलग तरह के एसेट क्लासेस में भी इन्वेस्ट हो सकता है। तो ये एक जागरूकता है। तीसरी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट में सरलता, काफी ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया है। अभी आपका केवाईसी प्रोसेस जो है वो काफी सरल बना दिया गया है, ऑनलाइन हो सकता है। तो जागरूकता और साथ ही जरूरत, और ऊपर से जैसा मैंने कहा कि ईज ऑफ ट्रांजैक्शन, कि आसानी से पैसा निकालना हो या आपको इन्वेस्ट करना हो, वो बहुत ही सरल हो गया है। इन सब का असर यहां पर दिखाई दे रहा है। हम देखेंगे कि आने वाले समय में जैसे मैन्युफैक्चरिंग को हम देखें, जहां पर गवर्नमेंट का काफी फोकस है इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग बनाने का, तो वहां पर आप देखेंगे अच्छी ग्रोथ दिखाई दे सकती है। इसी तरह से अगर हम बात करें थीम की, तो जो पीएसयू थीम है वो एक अच्छी थीम हो सकती है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में अच्छा इन्वेस्टमेंट देखा जा सकता है। तो इस तरह की जो कंपनीज हैं उनसे जुड़े हुए म्यूचुअल फंड्स हैं, वहां पर आप अच्छी ग्रोथ देखने को आपको मिल सकती है। उसके अलावा इसी तरह से ऑटो एंड एंसिलरी इंडस्ट्री जो है, क्योंकि हमारे इंडिया में आज भी जो पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है, डिमांड बहुत मतलब जरूरत बहुत ज्यादा है। तो कार्स हो, बाइक्स हो या उनसे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हो, उनकी डिमांड काफी बढ़ेगी। तो जिन म्यूचुअल फंड्स में इस तरह का एलोकेशन है वहां पर भी अच्छी तेजी। तो कहने का मतलब है कि भले ही हर स्कीम अच्छा परफॉर्म ना करे, बट आपके पास ये चॉइसेस हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करेगी और आपके पास पैसा बनाने का मौका है। एक नटसेल में चैलेंजेस क्या देखते हैं? जी देखिए, आप इसे चैलेंजेस कहिए या ये कहें कि किस तरह से और थोड़ा सा चीजों को आसान बनाया जाए ताकि आम निवेशक म्यूचुअल फंड्स के साथ जुड़ सके। और ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है टैक्स को लेकर। म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जैसे कि अगर हम कैपिटल गेन्स टैक्स की बात करें तो यहां पर क्या होता है कि इक्विटी और नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एक साल तक का जो होल्डिंग पीरियड होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, एक साल से ऊपर जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। हम यदि डेट की बात करें, गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, इस तरह के म्यूचुअल फंड्स, तो वहां पर आपका 3 साल तक का होल्डिंग पीरियड शॉर्ट टर्म होता है, 3 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म होता है। अब जैसे फंड ऑफ फंड्स की कैटेगरी होती है, उसे कहां रखें, तो वो आपका नॉन इक्विटी में आ जाता है। हाइब्रिड फंड्स हैं, वहां पर कंफ्यूजन है कि हाइब्रिड फंड इक्विटी में या डेट में किस तरह का टैक्स लगेगा। तो यदि एलोकेशन इक्विटी में 65% मिनिमम है तो आपका इक्विटी का टैक्सेशन है, कम है तो डेट का है। अब ये बड़ा कंफ्यूजन है। बिल्कुल। तो सिंपल सी बात है, यदि म्यूचुअल फंड्स में एक ही तरह का टैक्सेशन रखा जाए, पहली बात तो टैक्स लायबिलिटी को कम होना चाहिए। जैसे कि पहले आपको पता है इक्विटी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स निल था, जिसे बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। तो एक तो नहीं हो तो बेहतर है। दूसरी बात, कम से कम पैरिटी तो हो कि म्यूचुअल फंड मतलब म्यूचुअल फंड, एक ही तरह का होल्डिंग पीरियड, कि ठीक है अगर 1 साल है तो चाहे वो इक्विटी हो, नॉन इक्विटी हो, हाइब्रिड हो, 1 साल तक का होल्डिंग पीरियड शॉर्ट टर्म, 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म, और टैक्स का रेट जो है वो सेम रहे सभी तरह के म्यूचुअल फंड्स के लिए। इसी सवाल से एक और सवाल कि आपने टैक्स की बात कर ली, टैक्स पर भी हम आएंगे, हम एक बड़े उस पर भी बात करेंगे। अब ये एक तरह से ये उम्मीदों की बात है, तो यदि टैक्स के अलावा इंडस्ट्री को क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? इंडस्ट्री की उम्मीद टैक्सेशन को लेकर तो है ही है कि टैक्स जो है उसको सिंप्लीफाई किया जाए कि निवेशकों को कोई कंफ्यूजन ना हो। उन्हें पता है कि मुझे अगर म्यूचुअल फंड रिडीम करना है तो कितना टैक्स लगने वाला है, उसमें इफ एंड बट नहीं होना चाहिए कि ये होगा तो ये होगा, ऐसा ना हो। दूसरी बात क्या है, यहां पर थोड़ा सा जैसे हम बात करें यूलिप के साथ, तो यूलिप में और म्यूचुअल फंड में पैरिटी नहीं है। यूलिप में क्या होता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में आप मान लीजिए 5 साल के लिए यूलिप करते हैं, हर साल आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल तक, और 5 साल के बाद पूरे पैसे को रिडीम करते हैं, तो वहां पर आपका जो पूरा पैसा है वो टैक्स फ्री हो सकता है। सपोज वहां पर मतलब लाइफ कवर जो है वो 10 टाइम है प्रीमियम का, ये कंडीशन है, और 2,50,000 तक का
आपका एक साल में प्रीमियम, वो एक कंडीशंस हैं, लेकिन ये बात तय है, ये कंडीशन मैच होती हैं तो आपका पैसा टैक्स फ्री हो जाता है, जबकि आपने लास्ट प्रीमियम एक साल पहले या कुछ महीने पहले ही पे किया हो। लेकिन यदि हम बात करें ईएलएसएस की, तो ईएलएसएस में क्या होता है, यदि आप एसआईपी कर रहे हैं तो सिर्फ वो यूनिट्स जिनको पूरे 3 साल हुए हैं उसी का जो पैसा होगा उसी को आप विड्रॉ कर पाते हैं, जबकि आप यूलिप में एक साल पहले का पैसा है, कुछ महीने पहले का पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। साथ ही टैक्स के हिसाब से यहां पर वही बात होती है कि आपका मतलब 3 साल के बाद रिडीम कर रहे हैं तभी वो आपका पैसा मतलब ये लॉन्ग टर्म में आ रहा है, तो आप एक साल पहले आपने एसआईपी की थी उसे विड्रॉ ही नहीं कर पा रहे हैं आप ईएलएसएस में से। तो यहां पे पैरिटी होनी चाहिए। और बाकी म्यूचुअल फंड्स में भी अगर आप स्विच कर रहे हैं, आप इक्विटी से डेट में स्विच करते हैं, डेट से इक्विटी में स्विच करते हैं, या विद इन द स्कीम भी स्विच करते हैं, तो इसे माना जाता है कि आपने रिडेम्पशन किया पहले स्कीम से यूनिट्स को और दूसरी स्कीम में परचेज किया, और यहां पर टैक्स आपका बन जाता है। जबकि आपके यूलिप्स में ऐसा नहीं होता, वहां पर सिंपल आप अंडरलाइंग फंड्स में स्विच करते हैं एक से दूसरे में, और लास्ट में जब रिडीम करते हैं उस वक्त पर किस तरह की होल्डिंग है उस हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होता है। तो यहां पैरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात है एनपीएस के साथ। एनपीएस में आप देखते हैं कि एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 1B में, जबकि रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स यहां भी है म्यूचुअल फंड में, पर उन पर कोई एडिशनल टैक्स बेनिफिट नहीं है। तो उस बात को लेकर भी मुझे लगता है इंडस्ट्री की डिमांड भी है कि यहाँ पर पैरिटी होनी चाहिए ताकि म्यूचुअल फंड्स में और भी निवेशकों का जो इंटरेस्ट है वो बढ़े। जब हम एक म्यूचुअल फंड में भी हमारे पास एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है ईएलएसएस, तो लेकिन जब हम 80C की लिमिट देखते हैं तो वो 1.5 लाख है। तो ये एक काफी एक अहम पॉइंट है। यदि हम बाजार के जरिए निवेश करें और उस निवेश के जरिए हम टैक्स छूट लें, लेकिन हमारी एक जो 80C की लिमिट है जिसमें हम लेते हैं 1.5 लाख तक, उसमें हमारे काफी चीजें आ सकती हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि हमें ईएलएसएस के लिए एडिशनल टैक्स डिडक्शन का प्रावधान किया जाना चाहिए, और जो हम म्यूचुअल फंड पे डिविडेंड का जो कैटेगरी को हम इक्विटी डिविडेंड कैटेगरी में रखे हैं, उस पे आप क्या कहते हैं कि इस पे रिलैक्स करना चाहिए सरकार को, या इसमें कुछ नए प्रावधान जोड़ने चाहिए? तो न्यू टैक्स रिजीम में तो डिडक्शन मिलता ही नहीं है। वहां पर डिडक्शन चाहे 80C हो, मतलब 80C से 80U तक के कोई भी डिडक्शन वहां पर अलाउड नहीं है। उसके अलावा बाकी डिडक्शंस भी जो ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलते हैं वो न्यू टैक्स रिजीम में अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम बात अगर करें ओल्ड टैक्स रिजीम की, जहां आपने बोला कि अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि बच्चों की स्कूल फीस हो या प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ होम लोन हो, उसी से आपका 1.5 लाख वैसे ही पूरा हो जाता है, या आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन है उसी से आपका 1.5 लाख पहले ही एग्जॉस्ट हो जाता है। तो जैसे एनपीएस में 50,000 रुपए तक इन्वेस्ट करके एडिशनल टैक्स बेनिफिट लिया जा सकता है, एडिशनल डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है, वही यदि यहां पर भी हो कि ईएलएसएस या फिर दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करके आप एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकें, तो शायद ये बहुत ही फायदेमंद होगा। इससे इन्वेस्टमेंट को भी प्रोत्साहन मिलेगा और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए काफी एक अहम डिसीजन हो सकता है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आज की तारीख में सिर्फ ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जो है उसी पर आपको टैक्स में छूट मिलती है, जबकि होना ही चाहिए कि कुछ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी इस दायरे में आनी चाहिए कि आप यदि इक्विटी में नहीं करना चाहते हैं, आप डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में करना चाहते हैं, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करके भी आपको टैक्स में छूट मिल सके। उसके अलावा आपने जो कहा डिविडेंड को लेकर, तो एक टाइम था कि डिविडेंड जो था वो टैक्स फ्री था इन्वेस्टर के हाथ में, और इसीलिए वो अच्छा होता था। अब क्या हो गया, म्यूचुअल फंड में एक्चुअली डिविडेंड रहा भी नहीं है, इसे अब कर दिया गया है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन। तो मतलब नाम में थोड़ा सा उसका बदलाव हो गया, बदल कहिए या क्या कहिए। हाँ बिल्कुल। तो अब आप क्या कर रहे हो, अपनी इनकम को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या फिर कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हो, तो आपका जो पैसा आ रहा है आपके इनकम में जुड़ जा रहा है, और आपका जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। ये काफी दिक्कत वाली बात है और निवेशकों को शायद ये बात पसंद नहीं आ रही है।